हमारा आज का टॉपिक है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। मतलब जब हम किसी मटेरियल को प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए बनाने के लिए स्टोर से इशू करते हैं, तब हम उनकी क्या प्राइस रखें कि हमको हमारा जो प्रॉफिट है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्राप्त हो। तो इस तरह से अब जब हम इस तरह से जब मटेरियल इशू करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो उसकी जो प्राइस है उसको डिफाइन करने के हमारे पास में हमारे पास में इसकी चार मेथड है। पहला है हमारे पास में कास्ट प्राइस मेथड, जिसमें आती है लीफो, फीफो, हीफो, बेस स्टॉक और स्पेसिफिक प्राइस मेथड। दूसरी हमारी एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड, इसमें सिंपल एवरेज मेथड है और वेटेज एवरेज मेथड है। और तीसरी हमारी मार्केट प्राइस मेथड है, इसमें हमारी रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड है और रिलीजेबल प्राइस मेथड है। और उसके बाद फोर्थ है हमारी नोशनल प्राइस मेथड, और इसमें स्टैंडर्ड प्राइस मेथड है और इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड है। तो आज हम हमारे पास में जो टॉपिक है आज हमारा, वो है हमारा लीफो मेथड का। आज हम इसमें से लीफो मेथड देखेंगे कि लीफो मेथड है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीफो मेथड क्या है। तो लीफो मेथड के अंतर्गत क्या होता है कि जब हम किसी भी स्टोर से हमारा जो मटेरियल है, स्पेसिफिक मटेरियल जो हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए बुलाते हैं, तो जब हम किसी भी स्टोर से उसको प्रोडक्शन हाउस के लिए रिलीज़ करते हैं, तो उस समय हम जो हमारा जो स्टोर कीपर है, वो हमारा जो स्टोर का जो रजिस्टर मेंटेन करता है, जिसमें मटेरियल और मतलब जो कहना चाहिए स्टेटमेंट बनाता है, स्टॉक स्टेटमेंट जो बनाता है, तो उसमें वो उसकी मटेरियल की क्या क्या प्राइस वो डिसाइड करे कि हमारा जो है हमारा खर्च कम से कम हो और हमारी मतलब कहना चाहिए हमारी लागत जो है वो सूटेबल हो, जिससे हमको अच्छा प्रॉफिट प्राप्त हो। तो लीफो मेथड के अंतर्गत क्या होता है कि लीफो मेथड के अंतर्गत ये माना जाता है कि जो मटेरियल स्टॉक में पहले आया वही मटेरियल सबसे पहले इशू किया जाएगा। मतलब जो मटेरियल पहले आया है उस मटेरियल को पहले इशू करेंगे, उसके बाद जो है अगर और मटेरियल इशू करना है तो उसके बाद वाला जो, जैसे 3 तारीख को कोई मटेरियल हमारे पास में आया है, तो उसको हमको 3 तारीख को हमारे पास में एक मटेरियल आया है और एक मटेरियल हमारे पास में 4 तारीख को आया है। दोनों चाहे तो सेम प्राइस के हो सकते हैं, चाहे तो अलग अलग प्राइस के होते हैं, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है उसकी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होती है। तो जब हम इसको किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए रिलीज़ करते हैं, तो वो मटेरियल जैसे कि हमको 300 हमारा पहले का 1 तारीख का है और 300 हमारा 2 तारीख का है, और हमको 500 या 400 हमको रिलीज़ करना है। तो जो पहले 1 तारीख का जो 300 यूनिट मटेरियल है, पहले हम उसको रिलीज़ करेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ 100 है वो हम अगली वाली तारीख का मटेरियल इशू करेंगे। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं। अभी जो मटेरियल इशू मतलब लीफो जो मेथड फीफो जो मेथड है, इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं एडवांटेजेस। तो पहला है, ओ गॉड ये उल्टा हो गया पहला है हमारा सिंपल एंड इजी। मतलब ये मेथड जो है वो सिंपल है कि पहले जो आया है हम उसको पहले निकाल रहे हैं, उसके बाद हम उसके बाद वाली जो बाद वाली डेट का जो मटेरियल है वो निकालेंगे। लॉजिकल, ये लॉजिकल भी है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है एडवांटेज इसका, कि ये लॉजिकल है। लॉजिकल क्यों है? क्योंकि देखो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो डे टू डे जैसे टाइम निकलता जाता है तो मटेरियल हमारे ख़राब होते जाते हैं। जैसे अब कोई सब्जी मंडी वाला जो है व्यक्ति है, सब्जी मंडी एक सब्जी वाला है, होलसेल सब्जी वाला है,
उसके पास में सब्जियां जो है वो डे टू डे सब्जियां आती है और बिकती रहती हैं। अब क्या हुआ, सबसे पहले जो उसके पास में जो वेयर हाउस है जिसमें उसने सब्जियां इकट्ठी करके रखी हैं, तो वो क्या करेगा, पहले दिन जो आई हुई सब्जियां उनको पहले निकालेगा, नहीं तो अगर दूसरे दिन आई हुई सब्जियों को पहले निकालेगा तो जो पहले दिन आई हुई सब्जियां हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो ये एक लॉजिकल मेथड कहलाती है कि जो पहला मटेरियल जो हमारा पहले आया है उसको हम पहले रिलीज़ करें। दूसरा है हमारा, मतलब इसको कहना चाहिए थर्ड, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट मार्केट प्राइस। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट मार्केट प्राइस, इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो मार्केट प्राइस पर होता है। मतलब कि जैसे 1 तारीख को हमने 300 यूनिट 20 रुपए की खरीदी थी और 2 तारीख को हमने 300 यूनिट 18 रुपए की खरीदी थी। तो जब हम इसको इशू करेंगे तो पहले हम अब हमको जो अगली 3 तारीख को हमको 400 यूनिट इशू करना है, तो पहले हम 1 तारीख वाली 300 यूनिट इशू करेंगे 20 रुपए वाली मटेरियल के। उसके बाद जो 100 यूनिट हमारी बची है वो हम इशू करेंगे 18 रुपए वाले मटेरियल के हिसाब से। तो इस तरह से उसका जो वैल्यूएशन होगा वो उसकी मार्केट प्राइस पर होगा। अगला एडवांटेज इसका क्या होता है, यूजफुल इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस। ये कब ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होती है या कब ज़्यादा हमारे लिए ये एडवांटेजेस, इसका एडवांटेज हमको कब मिलता है, जब मार्केट में उस जो मटेरियल है उसकी प्राइस गिरती है। जैसे कि कोई मटेरियल है वो 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मार्केट में मिलता है और वो उसको हमने परचेस किया, और जिस दिन हमको मटेरियल इशू करना है उस दिन क्या हुआ कि जो मार्केट उसकी जो मार्केट प्राइस है वो कम हो गई या ज़्यादा हो गई, कम ज़्यादा होती रहती हैं। तो जब हम इनको इशू करते हैं तो इनकी जो प्राइस है, मतलब जिस दिन हमने इशू किया उस दिन की प्राइस पर, उस दिन उसकी जो मार्केट प्राइस है उस पर हम इशू नहीं करते। हम इसको इशू करते हैं कब, जब हमने इसको परचेज किया था जिस प्राइस पर, हम उस प्राइस पर ही इसको इशू करते हैं। अगला है इशू इन परचेज प्राइस। वही है कि जिस डेट को हमने, जिस तारीख को हमने, जैसे मान लो 1 तारीख को हमने कुछ यूनिट परचेज किए 20 रुपए के हिसाब से, तो जब हम इशू करेंगे तो हम वो 20 रुपए के हिसाब से इसको इशू करेंगे। वो परचेज प्राइस जो है वो 20 रुपये ही होगी, ना कि अगर जिस दिन इशू हो रहा है उस दिन अगर इसकी प्राइस डाउन हो गई 18 रुपये या 15 हो गई तो 15 नहीं करेंगे, या फिर ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ, उसी जितनी परचेज प्राइस उसकी उस दिन होगी जिस दिन हमने मटेरियल परचेज किया है, उसी प्राइस पर हम इसको इशू करेंगे स्टॉक से प्रोडक्शन हाउस के लिए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसको हमको देखना है। तो पहला जो इसका डिसएडवांटेज है, डिफ़िकल्ट इन स्टोरेज। अब क्या होता है कि जब स्टोरेज, मतलब जब भी हम कोई मटेरियल स्टोरेज में रखते हैं तो एक एक डेट वाइज अलग अलग मटेरियल रखने में हमको डिफ़िकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि स्टोरेज में हमारे जो बिन बने होते हैं स्टोरेज के, जिसमें हम मटेरियल को रखते हैं, वो हम डेट वाइज अलग अलग छोटे छोटे बिन नहीं बनाते हैं, बल्कि स्टोरेज में एक बड़ा सा बिन हमारा रहता है, या कुछ 2 या 4 बिन बड़े बड़े रहते हैं जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, जब हम इस मेथड को फॉलो करते हैं तो हमारा जो मटेरियल है उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करके रखना पड़ता है डेट वाइज, जो कि डिफ़िकल्टी है और साथ में टाइम कंजम्पशन भी है इसमें। इसके बाद है डिफरेंट प्राइस इन सेम डेट, ऑन सेम डेट। कभी कभी क्या होता है कि एक ही दिन में जो मटेरियल हमने परचेज़ किया है उस मटेरियल की अलग अलग प्राइस हो सकती है, मतलब सुबह अलग हो शाम को अलग हो सकती है। क्या होता है, जो गोल्ड हम परचेज़ करते हैं तो गोल्ड की तो प्राइस हर कहना चाहिए हर आधे घंटे में प्राइस चेंज हो जाती है गोल्ड की। तो जो लोग गोल्ड परचेज़ करते हैं और सेल करते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि उनको किस तरह से कोई भी प्रीशियस या फिर कोई दूसरा मटेरियल है, जो कोई भी मटेरियल है जिसकी प्राइस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और एक ही दिन में कई बार चेंज हो जाती है। तो इस तरह से एक ही डेट पर जो प्राइस चेंज हो गई है तो उसके लिए
हमारा जो स्टॉक का जो रजिस्टर है उसमें मेंटेन करना थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके बाद है डिफरेंस इन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ये जो है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस से बिल्कुल अलग है। ये है परचेज प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस मतलब जितनी कॉस्ट प्राइस में क्या होगा कि हमने मटेरियल परचेज़ किया, प्लस उसमें हमने फ्राइट जोड़ा, प्लस उसमें हमने जो व्हीकल है उसका चार्ज जोड़ा, बहुत सारी चीज़ें हमने जोड़ी, तो वो कॉस्ट प्राइस होती है। बट ये कॉस्ट प्राइस, ये परचेज प्राइस है जिसमें हमने परचेज़ किया है इसको, और मार्केट प्राइस है। तो ये दोनों, ये जो मटेरियल की जो प्राइस है जो हम इशू करेंगे लीफो के फीफो के अंतर्गत, तो इसमें क्या होगा कि ये जो है ये मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस से बिल्कुल अलग होगी, परचेज प्राइस पर होगी। इसके आधा है नो सूटेबल नो सूटेबल व्हेन क्या है प्राइस राइज, मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है तब ये जो मेथड है वो सूटेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही दिन मतलब हमने परचेस किया है परचेस प्राइस पर, और हमारी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। तो ये जो मेथड है, ये कहना चाहिए ये एक तरह से ये मेथड फेल हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट हम निकालेंगे, मटेरियल जो कहना चाहिए फिनिश्ड गुड्स की जो कॉस्ट हम निकालेंगे, तो उसमें हमको इसमें डिफ़िकल्टी महसूस होगी। ये जो फीफो मेथड है इसकी ये किस तरह से सूटेबल है, मतलब किन किन चीज़ों में ये सूटेबल होती है। तो ये सबसे पहला है पॉसिबिलिटी ऑफ क्लिरिकल एरर, सॉरी ये जो है ये हमारे लिए तब सूटेबल होती है जब हमारा जो मार्केट प्राइस है, हमारा जो मटेरियल है उसका जो मार्केट प्राइस है वो गिर रहा हो मतलब क्या होगा कि जब हम कॉस्ट प्राइस मतलब इसकी जो परचेस प्राइस पर हम जब इसको इशू करेंगे, और इसका मान के चलो कि इसका जो जिस तारीख को ये इशू हो रहा है उस तारीख को ये जो परचेस का जो मटेरियल का जो प्राइस है वो कम हो गया, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे लास्ट में फिनिश्ड गुड की, तो उसमें जो मटेरियल की प्राइस है ये परचेस प्राइस पर जाएगी, कम पर, मतलब उसको हम कम पर नहीं निकालेंगे। और इसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे पहले कॉस्ट पर पड़ता है, कॉस्ट प्राइस पर। हाँ। दूसरा इम्पैक्ट इसका पड़ता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर, और तीसरा इम्पैक्ट इसका पड़ता है प्रॉफिट पर। कॉस्ट प्राइस पर इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, तो कॉस्ट पर इसका इम्पैक्ट इस तरह से पड़ेगा कि अगर इसकी जो मार्केट प्राइस है वो डाउन जा रही है, तो इसकी जो कॉस्ट हम फिनिश्ड गुड की निकालेंगे, तो उसमें जो मटेरियल की कॉस्ट हम लेंगे तो वो बढ़ी हुई कॉस्ट से लेंगे, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा है इम्पैक्ट ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर किस तरह से मतलब इसका जो प्रभाव इसका जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर क्या पड़ेगा, तो जितनी इन्वेंट्री हमारी बची होगी, तो हमारी जो इन्वेंट्री बचेगी, तो पहले अगर हमारा जो मटेरियल आया है उस प्राइस पर हमने मटेरियल निकाल दिया, तो जो दूसरा मटेरियल हमारा आया है, मान लो कि हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो मार्केट प्राइस है वो कम हो रही, गिर रही है, तो हमारा जो वैल्यूएशन है वो भी कम प्राइस पर ही होगा। मतलब अगला जो हमारे पास में मटेरियल बचेगा, या अगला हम मटेरियल जो परचेस करेंगे वो उसकी जो प्राइस है वो कम होगी, इसलिए वैल्यूएशन जो मतलब इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन हमारा लास्ट में होगा वो कम होगा, कम प्राइस पर होगा।
इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट पर इम्पैक्ट किस तरह से पड़ेगा कि हमारा जो पहले हमारा जो मटेरियल आया था वो हमारा, मान के चलो कि कोई मटेरियल है जिसकी प्राइस जो है वो बाद में कम हो गई, तो पहले जो हमारा ज़्यादा प्राइस का मटेरियल वहाँ आया था वो हमने पहले इशू कर दिया और बाद में हमने हमारा जो बाद का मटेरियल हमने इशू किया। तो उससे क्या होता है कि इसकी जो प्राइस है, मतलब इस जो फिनिश्ड गुड है उसकी प्राइस जब हम डिसाइड करेंगे, उसकी जो कॉस्ट हम निकालेंगे, तो उस कॉस्ट को निकालते समय हमारा जो लास्ट में जो हमारा जो मटेरियल हमारा बचेगा फिनिश, मतलब लास्ट में जो हमारा कहना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे मटेरियल का बचेगा, वो जो वो जिसको हम इन्वेंट्री बोलेंगे, वो इन्वेंट्री जो है वो कम वैल्यूएशन वाली होगी, और कम वैल्यूएशन वाली इन्वेंट्री होगी तो हमारा जो एसेट है वो कम बनेगा और इससे हमारे प्रॉफिट पर फ़र्क पड़ता है। इसको हम, अब ये जो मेथड है इसको हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रॉपर स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग इशू ऑफ मटेरियल फॉर द इन मंथ ऑफ दिसंबर अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट आउट मेथड के अंतर्गत ये जो हमारा स्टोर लेजर है ये हमको क्या दिखा रहा है, तो स्टोर लेजर में रिसिप्ट और पेमेंट इशू, रिसिप्ट और इशू का हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, डेट दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है और रेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले 3 दिसंबर को 200 यूनिट हमने ख़रीदी है 30 रुपये की, सॉरी 20 रुपये की। फिर 4 दिसंबर को हमने 100 यूनिट इशू कर दी है। उसके बाद 18 दिसंबर को हमने 300 यूनिट परचेज़ की 18 रुपये वाली। एक मिनट 4 दिसंबर को हमने 100 यूनिट इशू की। फिर 10 दिसंबर को हमने 50 यूनिट इशू की। उसके बाद 18 दिसंबर को हमने 300 यूनिट परचेज़ की 18 रुपये वाली। 20 दिसंबर को हमने 300 यूनिट इशू की। 28 दिसंबर को 50 यूनिट परचेज़ की 15 रुपये वाली, और 30 दिसंबर को हमने 100 यूनिट इशू कर दी। तो इसको हम हमारा जो फीफो मेथड जो है हमारी, तो उसमें हम स्टोर लेजर में हम इसको किस तरह से दिखाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, देखो स्टोर लेजर जो बनेगी हमारी, तो कुछ इस तरह से हमारा जो टेबल बनेगा, डेट का, रिसिप्ट का, इशू का और बैलेंस का। तो देखो डेट में हमारा 3 दिसंबर को हमने 200 यूनिट हमने परचेज़ की है 20 रुपये वाली 4000 की। कोई इशू हमने नहीं किया, तो हमारे पास में बैलेंस है 200 यूनिट 20 रुपये वाली 4000 की। 4 तारीख को हमने 100 यूनिट इशू कर दी है 20 रुपये वाली 2000 रुपये की। तो ये जो अब हमारे पास में बैलेंस क्या, 100 इशू हो गई, तो हमारे पास में बैलेंस बची 100 यूनिट 20 रुपये वाली 2000 की। 10 दिसंबर को हमने 50 यूनिट और इशू कर दी 20 रुपये वाली 1000 की। तो अब हमारे पास में बची 50 यूनिट 20 रुपये वाली 1000 की। हमारे पास में बैलेंस बचा 50 यूनिट 20 रुपये वाली 1000 की। अब 18 दिसंबर को हमने 300 यूनिट 18 रुपये वाली परचेज़ की 5400 रुपये की। 18 दिसंबर को कोई मटेरियल इशू नहीं हुआ, तो हमारे पास में 300 यूनिट है 18 रुपये वाली 5400 रुपये की, और 50 यूनिट है हमारे पास में 20 रुपये वाली 1000 की। टोटल अमाउंट हमारा आ जाता है 6400 रुपये। हमारे पास में 6400 रुपये की यूनिट हमारे पास में बची हुई है। 20 दिसंबर को हमने 50 रुपये वाली 50 यूनिट 20 दिसंबर को हमको 300 यूनिट इशू करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में 50 यूनिट 20 रुपये वाली है ये हम पहले इशू करेंगे। तो 50 यूनिट 20 रुपये वाली हमने पहले इशू करी। उसके बाद जो 300 यूनिट हमारे पास में हमने जो परचेज़ की है 18 तारीख को 300 यूनिट, उसमें से 250 यूनिट हम इसमें ले लेंगे 18 रुपये वाली। तो इस तरह से 250 और ये 50, तो 50 20 वाली और 250 18 वाली, तो 5500 रुपये की ये जो अमाउंट है 5500 आ जाएगा। ये यूनिट हम इशू कर देंगे। तो अब हमारे पास में कितना बचा, 50 यूनिट बची हमारे पास में।
50 यूनिट बचेंगी यहाँ पर 18 रुपये वाली 900 की। और उसके बाद 28 तारीख को 50 यूनिट हमने 15 रुपये वाली फिर से परचेज़ की है, रिसीव की है। इस दिन इशू कुछ नहीं हुआ, तो हमारे पास में अब यूनिट कितनी बची? 50 यूनिट 18 रुपये वाली 900 की और 50 यूनिट 15 रुपये वाली 750 की। तो इस तरह से ये आ जाएगा तुम्हारा 1650। 30 तारीख को 50 यूनिट 18 वाली और 50 यूनिट 15 वाली हमने इशू कर दी और हमारे पास में बैलेंस अब कुछ भी नहीं बचा है। टोटल अमाउंट हमने कितने क्वांटिटी हमने रिसीव की? 550 यूनिट रिसीव किया है। 10,150 रुपये का इशू कितना किया है? तो 550 यूनिट इशू की है 10,150 रुपये की, और हमारे पास में अब कोई बैलेंस हमारे पास में बचा नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने जो परचेज़ की है यूनिट उसको हमने पहले इशू किया, और उसके बाद हमने आने वाली जो दूसरी डेट की जो हमने परचेज़ की थी मटेरियल, उसको हमने बाद में इशू किया। तो इस तरह से हम उसको देखते हैं।